जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। जी, डॉक्टर नमस्कार। साहब ये आज जो है अब कोरोना मरीज़ जो कि अब कोरोना की गति थम रही है जी, और जो है तमाम सारे लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। आप उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको बधाई। जी, बहुत तेज़ी से अब यूपी में गति पकड़ रही है वैक्सीनेशन की। जी, लेकिन अब लोग जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने जो है कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवा ली है, जी, तो अगर वो आज ज़रूर प्रदेश में सीरो सर्वे शुरू हो रहा है, जी, हम उस पे नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि जी, सीरो सर्वे पिछली बार हुआ था, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई जी, जी, और आज फिर 1600 लोगों की जाँच की जी, जानी है। जी, जब पिछले साल की रिपोर्ट नहीं हुई तो इस बार की क्या बात की। जी, लेकिन एक आम आदमी जी, अगर वो ये जानना चाहे कि उसके दोनों डोज़ लग चुके हैं, इसकी इम्यूनिटी कितनी बढ़ी, क्या जी। तरीका है, उसको क्या जानने का क्या टेस्ट होते हैं, क्या तरीका है? देखिए, जो टीकाकरण होता है, वो आपकी सुरक्षा चक्र है। मैं तो अक्सर कहता हूँ टीका लगवा लिया तो जैसे कर्ण पैदा हुआ था कवच और कुंडल के साथ, उसी तरह का सुरक्षा चक्र आपके अंदर पैदा हो गया है। तो एक बस इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि टीका जो लगता है वो आपके शरीर को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत बनाता है, लेकिन आपके शरीर के अंदर वायरस के प्रवेश करने या आपके शरीर के बाहर वायरस के आने पर रोक नहीं लगाता है। वैक्सीन जो है वो एक साइंटिफिकल तरीके से इम्यूनिटी पैदा करने वाला टीका है। ये अलीगढ़ का ताला नहीं है जो यहाँ नाक और सांस और मुंह पे लग जाएगा कि भैया ना आप नाक से कोरोना अंदर आ सकता है ना नाक से बाहर आ सकता है। जब भी देखिए कोरोना फैलता कैसे है, कोरोना फैलता है जब कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति छींकता है, खांसता है या बिना मास्क के बात करता है तो कोरोना उसके सांस मार्ग से निकलता है, नाक और मुंह से निकलता है और ये आपके नाक और मुंह से ही प्रवेश करता है। अब समस्या क्या है कि जो लोग टीका लगवा लेते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे नाक और मुंह पे अलीगढ़ का ताला लग गया है, अब ना तो कोरोना जाएंगे ना कोई दूसरा रोना जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना अंदर जा सकता है आपके शरीर में सांस मार्ग के द्वारा और बाहर आ सकता है, लेकिन ये उसी तरह जाएगा जैसे हनुमान जी सुरसा के मुंह में गए थे और उसके बाद बाहर आ गए थे। आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और अगर थोड़ा बहुत करने की कोशिश की भी तो छोटा मोटा एक आध दिन बुखार आ गया, ये थोड़ा बहुत जुकाम खांसी हो गया, शरीर दर्द हो गया या डायरिया हो गया, थोड़ा लॉस ऑफ टेस्ट लॉस ऑफ स्मेल हो गया, इस टाइप के जो माइल्ड सिम्टम होते हैं उस टाइप के होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2020 में भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना हुआ, 2021 यानी सेकेंड वेव में भी हुआ, लेकिन सेकेंड वेव में ज़्यादातर लोग डबल डोज से वैक्सीनेटेड थे। तो 2020 में जब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों को और कर्मचारियों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना हुआ तो ज़्यादातर को ऑक्सीजन लगानी पड़ी। हमारे बड़े बड़े हेड ऑफ डिपार्टमेंट सीनियर डॉक्टर सब जो है वो आईसीयू में पहुंच गए, कई तो वेंटिलेटर पे भी पहुंच गए, बाईपैप पे पहुंच गए, कईयों के छुट्टी होने के बाद घर में ऑक्सीजन लगानी पड़ी और बड़ी मतलब संकट की घड़ी टाइप की आ गई थी। इस तरह का मौसम मतलब माहौल बन गया था। इस बार क्या हुआ, उन्होंने कहा वो हंसते हंसते, वो जैसे वो गाना है ना, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ज़िंदगी यूं ही चलती रहे। तो पता ही नहीं चला कोरोना कब हुआ कब ठीक हो गया। हाँ भाई पॉजिटिव आ गई थी रिपोर्ट, क्या हुआ, अरे वो तो नेगेटिव आ गई और बस वो हंसी खुशी में ही निकल गया। जी। तो अब लगा ही नहीं। अब जैसे हमारे विभाग में 10 डॉक्टर हैं सीनियर, अब उनमें 4 को कोरोना हो गया। अब हमें ये भी तक याद नहीं है कब उन्होंने छुट्टी ली नहीं ली, कब आए कब गए। बस फ़ोन सर हाँ हमारी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तो हम चलो बधाई हो। मजाक में ये भी कह दिया चलो तुम थोड़े दिन की छुट्टी ले लो। कोई ये नौबत नहीं आई कि भाई हम भाग रहे हैं, इमरजेंसी में जा रहे हैं, आईसीयू में जा रहे हैं। तो देखिए इससे बड़ा प्रमाण और कौन क्या है, ये वैक्सीन की पावर है। इस ताकत को समझिए आप टीकाकरण के। तो टीकाकरण ही आपको बचा सकता है और टीकाकरण ही भारत को कोरोना फ्री कर सकता है। तो टीका अपनी बारी आने पर जरूर लगवाइए। और असली चीज़ यही है कि हमारे देश में हमारी जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास है, तो उसमें हमें 90 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना है, तब हम इस देश में हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त कर पाएंगे। और अभी आपको मालूम है 21 करोड़ डोजेज लगी हैं। 90 करोड़ लोगों को टीका लगने का मतलब हमें कितनी डोजेज लगवानी है, 180 करोड़ डोजेज लगवानी है और अभी 21 करोड़ लगनी है, यानी 159 करोड़ अभी बाकी है। बहुत लंबा लक्ष्य है। तो इसलिए मेरा तो सुझाव मैंने दिया भी है और आज भी दे रहा हूँ कि इस देश में करीब 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, पैसे की जिनको कोई कमी नहीं है, इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। जब वो लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हैं, लग्जरी स्मार्ट टीवी ले सकते हैं, स्मार्टफोन रख सकते हैं, बढ़िया फ्रिज रख सकते हैं,
तो एक हम कह रहे प्राइवेट बड़ी कंपनी का भी आ गया टीका, मॉडर्ना, फाइजर का, 1500 2000 की कीमत, क्यों नहीं लगवा सकते हैं? लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी बेसिस पे इन 7 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को लगभग एकदम मतलब लगभग 20 करोड़ डोज हो जाएगी। बिल्कुल तुरंत प्रायोरिटी बेसिस पे कर देना चाहिए। इनको तो कहीं लाइन लगाना नहीं, इनको तो कहीं ऐप मोबाइल में रजिस्ट्रेशन करना नहीं, अपनी व्यवस्था करनी है, लगवानी है होकर। ये तो 5 सितारा होटल भी बुक कर सकते हैं और उसमें अब मुकेश अंबानी को क्या है, अपने 40,000 कर्मचारी काम करते हैं, एक ही दिन में लगवा दें उनको, क्या दिक्कत है? ऐसे बहुत से होंगे, अडानी होंगे, अंबानी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। अरे अपने पूरे स्टाफ कर्मचारी, सफाई कर्मचारी से लेकर जितने कर्मचारी हैं सबको लगवा दें। बिल्कुल, सरकार पे क्यों निर्भर रहेंगे जी। तो धीरे धीरे हमें क्या है, बहुआयामी तरीके से यानी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से बड़े पैमाने पर टीकाकरण करवाना है। अब दूसरे स्तर पर जैसे जो 18 से 44 साल का खोला गया, फिर 45 से 60 साल का है, 60 साल से ऊपर है। 60 साल से ऊपर तो ज़्यादातर लोग टीका लगवा चुके हैं, हेल्थ केयर वर्कर ज़्यादा टीका लगवा चुका है। 44 साल के ऊपर वाले भी, 45 साल से ऊपर वाले भी लगवा चुके हैं। 18 से 44 का इशू है, वो चल रहा है, वो भी स्पीड अप होना चाहिए। अब एक इशू बचता है, वो बचता है 12 से 18 के बीच में। ये 12 से 18 मैंने खास तौर पे निकाला है इसके लिए कि पहली बात तो ये है कि 12 से 18 साल के बीच में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10th और 12th बिना परीक्षा दिए पास कर ली। पहले तो उनको बधाई, मोदी जी को धन्यवाद कि चाहे वो जिस बोर्ड के रहे हों, सीबीएसई बोर्ड के, आईएसएसई बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, एमपी बोर्ड के, छत्तीसगढ़ बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के रहे हों, धीरे धीरे सबको पास हो गई। अब सब खुश हैं, लेकिन उनको खतरा बना हुआ है अब कोविड का। क्यों? खुश होंगे और जैसे अनलॉक होगा सड़क पे आएंगे, मोटरसाइकिल पे आएंगे, बाइक पे आएंगे, मिठाई की दुकान पे जाएंगे, इसकी दुकान पे जाएंगे, उसकी दुकान पे जाएंगे, दोस्तों के साथ मिलेंगे, गले मिलेंगे और पता नहीं, क्योंकि उत्साह है, उमंग है और फोकट में हाई स्कूल और इंटर का वो मिल गया है तो और उत्साह है। तो उन बच्चों से मेरा सावधान रहने की ज़रूरत है कि देखिए भाई, आपको टीका नहीं लगा है, आप असुरक्षा के दायरे में हो, आप असुरक्षित हो, इसलिए गलती से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो नियम है वो मत तोड़ना। अब अभी हमने देखा जनवरी फरवरी में जब कोविड वेव 1 के बाद वेव शुरू होने के पहले लोग मिले आपस में तो 15 मिनट तक ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहे एक दूसरे को, जैसे पिछले कुंभ में छूट गए थे, भटक गए थे, अब जाके मिले। तो ऐसा मत करिए भाई। इसीलिए मैं कोविड अप्रोप्रिएट के 3 नहीं, मैं 4 पॉइंट मानता हूँ। एक तो मिलने पर नमस्ते ही करिए, शेक हैंड मत करें। जैसे ही आप हाथ मिलाते हैं अपने वायरस इधर, दूसरे के वायरस इधर, आप तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है वायरस का। हाथ धोते रहिए, बाहर निकलने पे मास्क लगाते रहिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। ये सब आपको स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा, वैक्सीन के पहले भी और वैक्सीन के बाद भी, तभी आप कोविड की चेन को तोड़ पाएंगे। तो इसलिए 12 से 18 साल के बीच में मैंने खास तौर पर आगाह किया, जब तक आपकी पीडियाट्रिक वैक्सीन नहीं आ पाती। हमको गर्व होना चाहिए कि भारत में स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक द्वारा 2 से 18 साल के बीच की जो वैक्सीन है उस पर काम चल रहा है, जल्दी वो आने वाली है। तो बहुत खुशखबरी है आपके लिए। एक फिजाओं में, हवाओं में बहुत ये उड़ा दिया गया है कि थर्ड वेव आएगी तो बच्चों को बहुत ग्रसित करेगी। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। एकदम मैं सिरे से इस थ्योरी को खारिज करता हूँ, चाहे जिस बड़े विद्वान ने ये थ्योरी दी हो और चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर किसी पे भी मैं डिबेट में बैठने को तैयार हूँ, बहस करने को तैयार हूँ। मुझे बहस करिए और मेरे तर्कों को सुनिए और बताइए कि बच्चों में, अरे बच्चे भाई, जब पहली वेव झेल गए, दूसरी वेव झेल गए, तो तीसरी वेव क्या कोविड में कोई पीडियाट्रिक म्यूटेंट आने वाला है? कोई बच्चा खास तौर पर स्पेसिफिक म्यूटेंट आने वाला है जो बच्चों को, अरे कोरोना ये तो पहचानता नहीं कि ये कौन है कौन नहीं है। ये कहाँ से डिफरेंस कर लेगा कि ये 55 का है कि ये 55 का आदमी है? कहाँ से डिफ्रेंशिएट करें? इतनी बुद्धि कहाँ है उसमें? माइक्रोन साइज के बराबर छोटा सा है, दिखता तो है नहीं। आप समझ रहे हैं कि उसमें इतनी बुद्धि है कि वो बच्चा चुन चुन के उनके सांस मार्ग में घुसेगा? ये सब बकवास है। बच्चों में एक्चुअली ACE2 रिसेप्टर्स बहुत कम होते हैं जहाँ पर कोरोना अटैक करता है। कोरोना किसी भी अंग में अटैक करता है, वहाँ अटैक करता है जहाँ ACE2 रिसेप्टर्स यानी ACE2 रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं। बच्चों में होते ही कम है। जब बच्चों में होते ही कम है तो बच्चों को कैसे ज़्यादा प्रभावित कर लेगा? हाँ, ये रिसेप्टर ही बदल ले अपना, जहाँ से घुसना तो अलग बात है। इतने बड़े म्यूटेंट वेरिएंट आ जाएं कि साहब वो रिसेप्टर ACE2 रिसेप्टर की बजाय किसी और रिसेप्टर से घुसने लगे, तो प्रोबेबली शायद बच्चों में वो रिसेप्टर, क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट फेज होता है। तो ये जो 12 साल तक के बच्चे हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। बस एक चीज़ इन बच्चों के लिए और कह देता हूँ कि 3 महीने का टाइम है अभी सब सो कॉल्ड थर्ड वेव आने में।
इन 3 महीने में आप अपनी इम्यूनिटी बढ़िया डेवलप कर लीजिए। जी राजेश। सर मेरा सवाल वही है, आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन मैंने कहा था कि जिन लोगों को टीका लग चुका है वो लोग कैसे चेक कराएंगे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? उनको कोई चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, किसी जांच की ज़रूरत नहीं है। जो वैक्सीन लगी है वो वैक्सीन ऑलरेडी ट्रायल में ये प्रूव कर चुकी है, अग्नि परीक्षा दे चुकी है वैक्सीन कि इससे एंटीबॉडी बनती है। हाँ, ये प्रश्न जरूर है कि वो 1 साल तक रहेगी, 2 साल तक रहेगी, या साल में हर साल वैक्सीन लगानी पड़ेगी, ये अभी तय नहीं है जी। ये भविष्य में तय होगा। जी। लेकिन भाई टीका लगा लिया तो 2021 के लिए तो आप पक्के पोड़े हो ही गए। तो कोरोना जिनको संक्रमण हो गया है उनको भी 3 से 6 महीने तक एंटीबॉडी रहने वाली है पर्याप्त मात्रा में, और जिनको टीका लग गया है उनको भी 2021 में अच्छी खासी एंटीबॉडी रहने वाली है, मजबूत रहने वाली है। किसी को कोई जांच कराने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली सुबह शाम भाप लेते रहिए और अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखिए। सर आपने कहा कि बच्चों में जो है ये कोई वेरिएंट ऐसा नहीं कि जो जांच कर ले कि बच्चों में जाना है कि बूढ़ों में जाना है, तो अगर ऐसी बात है तो फर्स्ट जब लहर आई तो ज़्यादातर हमने देखा कि जो 50 साल के ऊपर थे वो लोग संक्रमित हुए, नवयुवक उसमें नहीं थे। लेकिन जब सेकंड लेयर आई तो 60 साल वाले बचे रहे, बच्चे बचे, लेकिन ज़्यादातर आप देख रहे हैं संक्रमित युवा ही थे। तो अगर ऐसा कैसा नहीं था तो फिर वो क्यों डिफरेंट साइज़ के लोगों में जा रहा है, एज के लोगों में? देखिए, कोरोना ने कभी भी ना उम्र का और ना पुरुष महिला का किसी का भेदभाव नहीं किया। ये सोचना गलत है कि पहली बार में बुजुर्ग ज़्यादा प्रभावित हुए, बुजुर्गों की मृत्यु ज़्यादा हुई पहली वेव में भी और दूसरी वेव में भी। जो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप तुलना करेंगे तो रिलेटिवली फर्स्ट और सेकेंड वेव में कितना अंतर आया है कि रिलेटिवली यंग सेकेंड वेव में ज़्यादा आए हैं। उसका कारण है, पहली वेव में जब बुजुर्ग और बीमार, ये 2 कैटेगरी के लोग, यानी 60 साल से ऊपर और 45 साल से वो ऊपर जिनको कोई ना कोई बीमारी है, दिल की, जिगर की, फेफड़े की, किडनी की, या कैंसर या डायबिटीज़, ऐसी बीमारियां हैं, तो उनको ज़्यादा मौत हुई। और उसके बाद ऐसे लोगों ने, जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, बच्चा, बुजुर्ग, बीमार और गर्भवती महिलाएं घर पर ही रहें, जब बार बार हम लोगों से कहा गया तो वो घर पे ज़्यादा रहे। और जब घर पे ज़्यादा रहे तो नेचुरली कोरोना किसको होगा? जो सड़क पे ज़्यादा होगा। तो सेकेंड वेव में यंग, सड़क पे मजबूरी होती है उसको आना, इसलिए यंग आया, इसलिए रिलेटिवली यंग ज़्यादा प्रभावित हुआ। ऐसा नहीं है, पिछली बार भी यंग प्रभावित हुआ था, लेकिन पिछली बार और इस बार भी बता दूं मैं आपको, पिछली बार भी रिलेटिवली मृत्यु बुजुर्ग और बीमार लोगों की ज़्यादा हुई। इस बार भी जो मृत्यु हुई है वो बुजुर्ग और बीमार लोगों की ही हुई है, जितने भी संक्रमित हुए हैं। इस बार संक्रमित होने में जो संख्या है वो रिलेटिवली यंग लोगों की ज़्यादा है, क्योंकि बुजुर्ग और बीमार ये घर के अंदर ज़्यादा रहे, इसलिए संक्रमण से बच गए। पिछली बार ये डर था नहीं, तो बुजुर्ग पार्क में टहलते रहे कि साहब पार्क में जाएंगे, फ्रेश एयर मिलेगी और हमारा फेफड़ा मजबूत होगा, क्योंकि पिछली बार बहुत से लोगों को भ्रांतियाँ थीं। जी। इस बार तो किसी को भ्रांति थी नहीं। जी। इस बार हम लोगों ने कह दिया पार्क में तो जाओगे लेकिन कोरोना लेकर आओगे, तो लोग नहीं गए डर के मारे पार्क में, बुजुर्ग लोग। वरना देखिए, आप किसी भी पार्क को चेक कर लीजिए, सबसे ज़्यादा टहलते हुए कौन नज़र आते हैं? बुजुर्ग नज़र आते हैं। तो इस बार बुजुर्ग नहीं गए पार्क में, तो बच गए। तो इस बार बुजुर्ग कम संक्रमित हुए, ये कारण है, ना कि कोई कोरोना ने सिलेक्टिव किसी को पकड़ा है। सर ब्लैक फंगस का भी कहर लगातार बढ़ रहा है, कोरोना के मरीज जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन अभी लखनऊ में कल 15 मरीज ऐसे मिले हैं जिनके अंदर दांतों में फंगस पाया गया है। अभी तक दांतों में नहीं जा रहा था, आंखों में जा रहा था, अब दांतों में, मसूड़ों में, इस तरह से फंगस आ रहा। और एक लोग ऐसे मिले जिनके अंदर येलो फंगस भी आया है लखनऊ में। तो अब इस ब्लैक फंगस का नया स्वरूप देखने मिल रहा है, इससे लोगों में किस तरह से बचाव किया जा सके? तो राजेश जी, हम बता दें कि हम पूरा मेडिकल कॉलेज में MBBS पढ़ गए, हमने कभी ये काला पीला नीला फंगस पढ़ा नहीं। ये पता नहीं कहाँ से परिभाषाएं और कहाँ से श्रद्धावली आ रही है। सर ये डॉक्टर लोग ही बताते हैं। देखिए, फंगस जो होता, आपने देखा हो, रोटी पुरानी हो जाती है, ब्रेड पुरानी हो जाती है, तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद फंगस लगती है। तो फंगस जो होता है हमेशा सफ़ेद ही होता है। अब ये ब्लैक फंगस जिसको कहा जा रहा म्यूकोरमाइकोसिस, ये क्या करता है? ये बॉडी में जिस हिस्से में प्रभावित करता है उसको गला देता है, यानी नेक्रोसिस कर देता है, तो उसका लुक ब्लैक आ जाता है, इसलिए लोगों ने कह दिया ब्लैक फंगस। यानी फंगस के कारण जो नुकसान हुआ शरीर के उस हिस्से में, उसका स्वरूप बदल के पिंक के बजाय ब्लैक हो गया, इसलिए ब्लैक फंगस नाम पड़ा। अब किसी का थोड़ा पीला हो गया तो उसको पीला नाम दे दिया, जो जिसको दिख गया ऑपरेशन करते समय, जैसा नजर आया, फोटो खींचा और मीडिया में भेजा, मीडिया ने भी देखा, पीले रंग का दिखा, तो ये पीला फंगस है डॉक्टर साहब। हाँ भाई पीला है, मान लो पीला ही है। अब डॉक्टर साहब भी क्या करें, डॉक्टर साहब भी। तो देखिए, फंगस वहीं लगता है जहाँ पे इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है।
और ये मान के चलिए कि जैसे कोविड वायरस का इन्फेक्शन होता है तो कई बार बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो वायरस है ही, चोर चोर सब मौसेरे भाई होते हैं, ये सब वायरस है। उसने कहा यहाँ लंगर चल रहा है भैया, बैक्टीरिया भाई आप भी आ जाओ, तो बैक्टीरिया भाई भी आ गए। तो आप देखिए कितने मरीज कोरोना की निमोनिया से शुरू होते हैं, बाद में बैक्टीरियल निमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक फंगस आएगा तो दूसरा भी आएगा। फंगस तो होता ही है गंदगी जगह, जहाँ गंदगी लगेगी वहाँ दूसरा फंगस भी आ जाएगा। ये हो सकता है कि अभी तक चूंकि फंगस के मामले आ रहे थे तो डॉक्टरों के देखने का नज़रिया भी बड़ा संकुचित था, अब थोड़ा बड़ा हो गया है, हर चीज़ को अच्छी तरह देखने लगे हैं। और पहले भी मैं आपको बता दूं, ब्लैक फंगस जो साइनस और नाक में होता था उसका एक लक्षण था दांत में दर्द, जबड़े हिलना। तो यानी फंगस पहले भी दांत में पहुंचता था। हाँ, ये बात है, अब नज़र आने लगा है क्योंकि हमने नज़र का दायरा बढ़ा दिया, हमारा चश्मे का नंबर बढ़ गया है। जी डॉक्टर साहब, ये जो है अभी जो कोरोना के मरीज कम हो गए हैं, लेकिन दूसरी दो सवाल है हमारे। एक तो कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं लेकिन उनके जो मरने वाले हैं उनका आंकड़ा बढ़ गया है, यानी मृत्यु दर बढ़ गई हुई है। जो कोरोना संक्रमित है उनकी बात कर रहा हूँ। और दूसरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, जो कोरोना से मरीज ठीक हो चुके हैं लेकिन जैसे किसी को टीबी की प्रॉब्लम है, किसी को जो है कैंसर है, किसी को जो है कोई फेफड़े की समस्या है, इस तरह की जो समस्या है, वो लोग जो है कोरोना से पूरी तरह से फिट नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो कहते हैं कोरोना ठीक हो चुका है, लेकिन उनको वही लक्षण अभी तक सता रहे हैं। जी, पहली बात का मैं उत्तर पहले देता हूँ कि साहब संख्या तो अचानक बहुत कम हो गई लेकिन मृत्यु दर उस हिसाब से कम नहीं हुई। जी, बढ़ तो नहीं रही है, ये कहना तो गलत है कि बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से कम नहीं हो रही है। जी। उसका एक कारण है, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में अंतर क्या है कि फर्स्ट वेव में जब कोरोना हुआ था तो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत लंबा नहीं होता था, इसलिए आपने देखा होगा इक्का दुक्का ब्लैक फंगस के केस पहले भी आए थे, 2020 में भी आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आए थे क्योंकि जो हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड है, जितना ज़्यादा लंबे समय तक अस्पताल में रहेंगे उतना ही ज़्यादा ब्लैक फंगस, पीला फंगस, सफ़ेद फंगस, पर्पल फंगस, सप्तरंगा, सप्तधनुष, इंद्रधनुष फंगस, कुछ भी कह लीजिए आप, उसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ अस्पताल है मजबूरी, नहीं है जरूरी। अस्पताल को मजबूरी समझ के जाइए और जितनी जल्दी हो सके अस्पताल को मरीज को डिस्चार्ज कर लीजिए। जितना ज़्यादा लंबा अस्पताल में रहेंगे उतनी ही संभावना काला पीला नीला पीला फंगस की ज़्यादा रहेंगी। तो इस बार हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हुआ है, यानी इस बार जो स्ट्रेन है सेकेंड वेव का वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वो इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दे रहा है, घातक है और इसीलिए इसका संक्रमण भी बहुत ज़्यादा है। एक घर में एक को होता है, लगभग सबको हो जाता है। पिछली बार ऐसा नहीं था। तो एक सेकेंड कोरोना वेव के कारण ही ब्लैक फंगस ज़्यादा हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं आश्चर्यजनक रूप से कि करीब 15,000 केसेस अब तक भारतवर्ष में हुए हैं जी। फंगस के जी। और उसमें से एक भी अपवाद छोड़ के एक भी ब्लैक फंगस का केस ऐसा नहीं है जो होम आइसोलेशन के मरीज में पैदा हुआ हो। हाँ, अभी तक नहीं। जितने मरीज आए हैं 90% से ऊपर सबको डायबिटीज़ थी, वो भी 400-500 शुगर वाले, या कैंसर के मरीज थे, या पुराने हृदय रोग या फेफड़ा रोग या जिगर रोग या गुर्दा रोगी थे, और सब लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती थे। तो एक तो ये भ्रम और गलतफहमी लोग निकाल दें कि घर में इलाज कराया वो भी सोचने लगे कि हमें फंगस ना हो जाए। उनको क्यों फंगस होगा, वो तो अस्पताल गए ही नहीं भाई। और फंगस किसको हो रहा है? जिसको अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती होना है। तो अस्पताल में कौन लोग गए हैं? 5 से 10% लोग गए हैं, बस 90% को तो फंगस हो नहीं रहा है। और इसीलिए देखिए आज तक 2 करोड़ से ऊपर लोग भारत में संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन कोरोना के केसेस तो सिर्फ 15,000 हैं। जो तो अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो लगभग 10-15 हज़ार में से एक केस आएगा, यानी 10-15 हज़ार के कोरोना केसेस में से एक फंगस का केस निकल रहा है बस। तो कोरोना कोई ऐसी भयावह स्थिति नहीं है, वो ब्लैक फंगस कोई ऐसी भयावह स्थिति नहीं है, लेकिन जिसको है उसको तो है भाई समस्या। तो इसलिए एक तो ब्लैक फंगस के बारे में ज़्यादा हाइप करने की ज़रूरत नहीं, जैसे केसेस कम हुए ब्लैक फंगस भी कम हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि इस बार हॉस्पिटलाइजेशन लंबा है, तो उसके कारण अभी भी जो अस्पताल में भर्ती हैं उनका आउटकम नहीं निकला है, यानी अप्रैल वाले लोग भी अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो जब संख्या 4 लाख के करीब पर डे पहुंच गई थी, उससे भी ऊपर, उस दौरान के लोग भी अभी भी हॉस्पिटल में हैं। धीरे धीरे उनका आउटकम निकल रहा है कि वो डिस्चार्ज हो रहे हैं या एक्सपायर हो रहे हैं। तो वो एक्सपायरी की संख्या जो पूल अप हो गई है अप्रैल के मई के केसेस भी, वो अब धीरे धीरे मृत्यु की संख्या में के पूल में जा रही है, जो ठीक नहीं। तो इसलिए हाँ, जो नहीं ठीक, तो धीरे धीरे ये संख्या कम हो रही है। मुझे ऐसा लगता है 15 दिन में ये काफ़ी कम हो जाएगी।
डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, आपने अभी 2-3 दिन पहले विषय तंबाकू निषेध दिवस था, जी जिस पर आपने तमाम सारी जानकारी जी दी जी थी जी मीडिया जी में। जी आपने बताया था कि तंबाकू खाने से भी कोरोना मरीजों की संख्या जी बढ़ती है। जी आपने बताया था कि 40 तरह का कैंसर होता है, तमाम जी सारी चीज़ों की जानकारी दी थी। जी तो आप ऐसे लोगों को बताना चाहेंगे कि तंबाकू खाने से किस तरह का कैंसर, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है जी जो पान मसाला, गुटखा, जी जी। तंबाकू, पान इस तरह का सेवन करती है, उनको कोरोना किस तरह से परेशान कर सकता है? देखिए, तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीने वालों और सेवन करने वालों में 2.5 गुना ज़्यादा खतरा होता है सामान्य आदमियों से कोरोना होने का। और उसका कारण है, कारण अभी मैंने बताया, ACE2 रिसेप्टर, जिससे चिपक के वायरस शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि वो महलों पे लड़ाई हुआ करती थी, किलों पे लड़ाई हुआ करती थी। और किलों में लड़ाई कोई दुश्मन कैसे जीतता था? किला का ही कोई भेदी चुपके से दरवाज़ा खोल देता था, कहता आ जाओ रात के अंधेरे में, और सेना घुसा लेता था और युद्ध होता था और सेना हार जाती थी। तो घर का भेदी ही कोई। इसी तरह ACE2 रिसेप्टर हमारे घर का भेदी है। ये शरीर में ACE2 रिसेप्टर ही कोरोना को प्रवेश कराता है शरीर के अंदर। और ये जो तंबाकू और बीड़ी सिगरेट खाने वाले लोग हैं, ये शरीर में ACE2 रिसेप्टर्स को बढ़ावा देते हैं, खाद पानी देते हैं। तो इसलिए तंबाकू बीड़ी पीने वालों को कोरोना ज़्यादा होता है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, सिर्फ ज़्यादा ही नहीं होता है, बल्कि सीवियर फॉर्म होती है, बहुत भयानक होता है। अस्पताल में भर्ती होने की संभावना ज़्यादा होती है, ICU में जाने की संभावना ज़्यादा होती है, वेंटिलेटर में संभावना ज़्यादा होती है, और यहाँ तक कि मृत्यु होने की भी संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए एक तो कुछ, अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो उसमें एक रणनीति ये भी है कि अगर आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो तुरंत छोड़ दें, तो कम से कम 2.5 गुना खतरा कम हो जाएगा आपको कोरोना होने का, जो आपको ज़्यादा है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि तंबाकू जो है वो बहुत ही खतरनाक एक चीज़ है, वस्तु है। लगभग 500 साल पुरानी, हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा पुरानी। लोग समझते हैं कि पता नहीं कब से चली आई। कई लोगों को तो लगता है कि राम के पिताजी दशरथ भी तंबाकू खाते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 500 साल पहले अकबर के शासनकाल में पुर्तगालीज इस तंबाकू को भारत लाए थे और जहांगीर साहब ने इस पर टैक्स लगाया, वो अभी तक लग रहा है, कमाऊ पूत के रूप में स्थापित हो गया है। कोई भी सरकार इस पर रेवेन्यू एक मिथ के कारण इसको बंद नहीं कर पाती है। ये अलग बात है कि डॉक्टर सूर्यकांत इस दिशा में प्रयासरत हैं, पिछले 25 वर्षों से प्रयास है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। जी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी हम 2018 से लगातार लिख रहे हैं और लगातार लिखते रहेंगे जब तक इस पर कोई प्रधानमंत्री जी की नज़र नहीं पड़ जाती या उनको ये कोई समझा नहीं देता कि ये एक रेवेन्यू मिथ है। 44 करीब 34,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू मिलता है एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश को प्रतिवर्ष तंबाकू के इंडस्ट्री से जी। और इससे 40 तरह के कैंसर होते हैं, 25-26 तरह की बीमारियां होती हैं, 65-66 तरह के रोगों के होने के बावजूद जो सर्वप्रथम 3 बीमारियां हैं उनके इलाज में 1 लाख करोड़ रुपया खर्च आता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कौन सा ऐसा वित्त मंत्रालय विभाग में मंत्री से लेकर संतरी तक है जिसको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि भाई इधर से आप 34,000 करोड़ रुपए लेते हो, उधर 1 लाख करोड़ लुटा देते हो, तो फ़ायदा क्या हुआ जी? ये कहाँ का कमाऊ पूत है? बिल्कुल कमाऊ पूत नहीं है, तो बहुत ही उद्दंड पूत है। इसको दंड मिलना चाहिए जी। और इसको तुरंत इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और मैं इस संबंध में लेके किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री से, किसी भी वित्त मंत्रालय विभाग के एक्सपर्ट से खुली बहस करने को तैयार हूँ। मुझे बहस में हरा दो, तंबाकू और बढ़ा दो जी। और दूसरी बात आपने कही कि कोरोना एक अवसर लेके आया है कि हम तंबाकू बीड़ी सिगरेट से निजात पा सकते हैं। लॉकडाउन का पीरियड रहा हो, बीच बीच में छोटे छोटे कर्फ्यू रहे हो, इस दौरान तंबाकू नहीं मिली, बीड़ी नहीं मिली, सिगरेट नहीं मिली। पूरी दुनिया में 10 लाख लोगों ने छोड़ दिया इसको जी। अरे तो वो 10 लाख, मैं उनको बधाई देता हूँ जिन्होंने हिम्मत जुटाई छोड़ने की। क्या आप 10 लाख में शामिल नहीं हो सकते? क्या आप 10 लाख की संख्या को नहीं बढ़ा सकते हैं? आप भी इसको छोड़ सकते हैं। और हमारे रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में टोबैको सेशनल क्लिनिक, स्मोकिंग सेशनल क्लिनिक चलती है। जिस किसी को भी अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है, आप संजीवनी ऐप के थ्रू अभी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बाद में डायरेक्ट भी आ सकते हैं। मंडे टू सैटरडे एक्सेप्ट संडे एंड गजेटेड हॉलीडे ये बराबर कार्य करती है हमारी टोबैको सेशनल क्लिनिक, और इसमें हमारी पूरी टीम बराबर कार्यरत रहती है। अभी भी आप संजीवनी ऐप के माध्यम से अगर आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू छोड़ना चाहते हैं तो संजीवनी ऐप के माध्यम से रेस्पिरेटरी मेडिसिन की OPD में संपर्क करें और आपको पूरी सलाह और सहायता दी जाएगी तंबाकू बीड़ी सिगरेट छोड़ने के लिए।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर सूर्यकांत जी। इन्होंने आपको बहुत विस्तार से सारी चीज़ें बताई, लेकिन मूल मंत्र यही है कि आप कोरोना से अगर बचना है तो वैक्सीन लगवाइए, और वैक्सीन लगवाते समय ये मत विचार करिए कि आपके शरीर की इम्यूनिटी कितनी बढ़ रही है कितनी नहीं बढ़ रही है। वैक्सीन ही इसका इलाज है। जब इलाज ही वैक्सीन है तो उस पर बाद की चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उन्होंने साफ साफ चीज़ें बता दिया कि कोरोना से बचने के लिए कोरोना की तीसरी लहर के बारे में भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन के बाद के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप तंबाकू तो बने किसी भी उत्पाद का सेवन कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इसको छोड़ दीजिए, वरना आपको कोरोना से ग्रसित होने का खतरा 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। धन्यवाद, शुक्रिया।